आज की क्लास में हम लोग कंजंक्शन के चैप्टर से पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। थ्योरी पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चलता है हमें कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो हम सही से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो हम सारे के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन गो थ्रू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम सारे के सारे लोग इसे समझ पा रहे हैं और इसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ हमारे थ्योरी पढ़ते वक्त दिमाग से बातें स्लिप हो गई है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं, ठीक है ना। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त आपको ऑलरेडी बताया था कि कंजंक्शन के चैप्टर में कोरिलेटिव कंजंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 80 to 90% जो क्वेश्चन होते हैं आपके कंजंक्शन चैप्टर के वो कोरिलेटिव कंजंक्शन से बनते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मुझे वो एक कीवर्ड याद आ जाता है जो क्लासरूम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। डिस्कशन क्या किया था, जो हमारा ईदर होता है अपने साथ ये और लेता है। ध्यान से सेंटेंस के अंदर देखो, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड लिखा हुआ है। एंड की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ईदर के साथ और इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से आपको याद होना चाहिए नीदर के साथ नॉर इस्तेमाल होता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो इस्तेमाल होता है, नो सूनर के साथ THAN का इस्तेमाल होता है, हार्डली के साथ आपका व्हेन का इस्तेमाल होता है। ये पेयर्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये पेयर्स याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर दोगे। ईदर और आर का और नीदर और नॉर का जो केस होता है ना, अगर ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं जब कंजंक्शन, तो इन्वर्जन का भी देखना रहता है ध्यान। और दूसरा जो चीज़ रहता है इनसे रिलेटेड जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि पैरेलल स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके केस के साथ पैरेलल, जब डबल डंडी हम बनाते हैं ना तो मैथ्स में इसको पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल स्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना होता है। तो यू मस्ट ईदर बी रेगुलर, ईदर के साथ बी रेगुलर लगा हुआ है तो और के साथ भी स्टडी लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विथ स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर जो है द एग्जामिनेशन। तो जो बातें हैं दोनों पैरेलल। यहाँ जो चेक करना था वो करेक्ट कोरिलेटिव था। और एक क्वेश्चन में एक ही टाइप का एरर पूछा जाता है। अगर आपको करेक्ट कोरिलेटिव मिल गया कि ये नहीं है तो मतलब बस खत्म हो गया, इसमें कोई और एरर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है नो सूनर। जैसे ही नो सूनर आता है इसके साथ तीनों बातें चेक की जाती है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टार्ट है तो जो टेंस है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, साथ में इन्वर्जन का इस्तेमाल होना चाहिए और इसके साथ देन का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि वेन का, ना कि THEN का। तो नो सूनर आई हैड स्पोकन, जैसे ही हम देखते हैं ना आई हैड स्पोकन, तो नो सूनर के साथ हमने पढ़ा था कि जो वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हैड को पहले लगाना पड़ेगा, आई को बाद में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। नो सूनर हैड आई स्पोकन और उसके बाद देन ही लेफ्ट लिखा हुआ है। तो नो सूनर के साथ जो पेयर है ना अपने आप में देन यहाँ पे करेक्ट है, देन करेक्ट है। तो इन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन इससे आता है। दूसरा इसका करेक्ट कोरिलेटिव जो है ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। अब देखो यहाँ पे ईदर और का इस्तेमाल है। ईदर और में अगर पेयर सही है इसका मतलब है कि जो पैरेललिज्म है वो गड़बड़ किया गया होगा। अब यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को अगर पैरेलल करोगे तो पैरेलल कैसे रखोगे। बात हो रहा है यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तुम मुझे बताओ या तो पूरी स्टोरी या तो पूरी स्टोरी या तो उसके पहले का आधा हिस्सा। या तो पूरी बता दो या तो पहले का, ये मान लो पूरा है तो या तो पूरा पूरा बता दो या तो पहले वाला जो आधा हिस्सा ये वाला बता दो, आधा हिस्सा आप खा जाओ। तो बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं जो पैरेलल स्ट्रक्चर रखना है, या तो पूरी स्टोरी बतानी या तो आधी का पहला, मतलब पूरी की पहला हाफ जो है बताना है। तो जो आप इधर रखोगे ना इसके पहले रखोगे और आर इसके पहले रखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना आपके एक्शन के पहले ही कर दिया गया है। यू मस्ट आइदर टेल, या तो बताओ या तो कुछ और करो। अगर आपने एक्शन के पहले रख दिया है तो दूसरा और के बाद भी एक्शन वर्ड होना चाहिए, जबकि और के बाद कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो ईदर का जो प्लेस है ना वो इसकी जगह यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस करेक्ट होगा कुछ इस तरीके से होगा, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, ईदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट। अब सेंटेंस ये आगे मूव कर जाएगा। तो टेल मी आपको पहले लेके आना पड़ेगा ताकि जो ईदर और है उसके साथ आप पैरेलल स्ट्रक्चर डाल पाओ। समझ में आई बात। तो तीसरा क्वेश्चन पैरेलल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर चौथा है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो नॉट ओनली अगर आपको याद है ये अपने साथ क्या लेता है, बट ऑल्सो लेता है। तो आप एक बार समझ जाओगे कि यहाँ बट का इस्तेमाल है, तो बट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, बट ऑल्सो करना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पेयर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पांचवा, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड, स्केर्सली के साथ और हार्डली के साथ हम वेन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वेन का इस्तेमाल करते हैं। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन लिखा हुआ है, इसके साथ क्या होना चाहिए, वेन होना चाहिए। और ये दोनों जब सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्जन का इस्तेमाल है, वर्ब पहले आया है सब्जेक्ट के और सेंटेंस पास में ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर छठवां है द रीजन वाई। ध्यान रखना, ये ध्यान से, ये कीवर्ड बिल्कुल ध्यान से याद रखना, द रीजन वाई। द रीजन वाई के बाद देखोगे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सेंटेंस के अंदर बिकॉज लिखा होगा, तो इसके साथ बिकॉज का इस्तेमाल करना द रीजन वाई के साथ गलत होता है, क्योंकि बिकॉज भी रीजन बताता है और द रीजन पहले ही अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो फिर दोबारा ये सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देगा। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस के चैप्टर में भी आपको अलग से बात बताई जाती है, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बिकॉज का यूज केस गलत है। सेंटेंस क्या होगा, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग, इसकी जगह जो बिकॉज है ना इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे अननेसेसरीली इस्तेमाल है, द रीजन के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर छठवें के बाद क्वेश्चन नंबर सातवां है, स्केर्सली जैसे आया, इन्वर्जन देखो, पास देखो और इसका करेक्ट कोरिलेटिव देखो। स्केर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लिविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन पैलेस। स्केर्सली के साथ देखो पास्ट भी है, डिड भी है। डिड आई रीच द एयरपोर्ट, स्केर्सली के साथ इसका कोरिलेटिव देखो, यहाँ होना चाहिए विन, जबकि इस्तेमाल हुआ है देन। स्केर्सली के साथ क्या इस्तेमाल होता है, वेन इस्तेमाल होता है, देन इस्तेमाल नहीं होता है। आठवां है नो सूनर। नो सूनर के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तुरंत देखो इन्वर्जन है, इन्वर्जन है, वर्ब पहले आया हुआ है, वर्ब पहले आया हुआ मतलब इन्वर्जन है। नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होना चाहिए, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वेन का इस्तेमाल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देन। तो नो सूनर अपने साथ देन लेता है। नवा क्वेश्चन है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, तो जो बिटवीन होता है, बिटवीन को बी स्लाइड डब्ल्यू भी रख सकते हो, बिटवीन, बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, तो बिटवीन का जो एंड के साथ पेयर है अपने आप में पूरी तरीके से करेक्ट है। लेकिन एक बात और है कि बिटवीन और एंड दोनों प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं और अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। ये आप प्रोनाउन का जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत क्लियर कट बताया गया था आपको कि बिटवीन और एंड हो गया, ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। एक्सेप्ट की बात की गई थी, बट की बात की गई थी और ऑल प्रीपोजिशन की बात की गई थी कि जितने प्रीपोजिशंस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो अपने साथ जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ पे यू का तो सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, पर आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है मी होता है, ना कि जो है आई होता है। तो यहाँ पे आपको मी लगाने की ज़रूरत है, आई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नौवां का जो क्वेश्चन है वो आपका कंजंक्शन से भी है, प्रीपोजिशन से भी है, प्रोनाउन से भी है, तीनों चैप्टर से है। और ये ऑलरेडी वाला टाइप का क्वेश्चन कई सारा हम लोग प्रोनाउन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10वां अनलेस। जब भी अनलेस आए 2-3 बातें याद रखनी है। अनलेस जिस क्लॉज में आता है, कंडीशनल सेंटेंस एक चैप्टर पढ़ेंगे, अनलेस और अनटिल से बहुत बनता है। तो अनलेस का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है इसके साथ नॉट उस क्लॉज में लगा के दे देता है, अनलेस यू डू नॉट गिव। तो ये इस जिस क्लॉज में अनलेस होता है उस क्लॉज में जो है उस क्लॉज में नॉट नहीं लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंस होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, अनलेस यू। और जब ये निगेटिव सेंटेंस से अगर आप जो है सिंपल सेंटेंस बनाओगे, असर्टिव सेंटेंस बनाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, नॉन निगेटिव सेंटेंस बनाओगे, तो अनलेस यू डू नॉट की जगह अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ, फिर ये सेंटेंस आगे जैसे वैसे मूव करेगा। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो अनलेस के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, अनलेस के साथ उसी क्लॉज में विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते। एक बात और मैं बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस एक चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि इफ़ जो क्लॉज होता है, इफ़ जो क्लॉज होता है या जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके दूसरे वाले क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होगी और ये वाली जो क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल होगी। देखो विल सेल का इस्तेमाल किया गया ना,
तो उससे भी आपको पता चल जाएगा सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल की गई है। ये कंडीशनल चैप्टर में बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन भी किया जाता है। तो दो बातें अनटिल और अनलेस से याद रखनी होती है। एक तो क्या याद रखनी होती है, ये तो इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं। दूसरा जिस क्लॉज में होता है उसमें विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते, विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन, बिटवीन अपने साथ एंड लेता है ना कि टू लेता है। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 की जगह क्या होना चाहिए, एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क फॉर इट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये है पास्ट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल का है। ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है, जिसमें आपको एक बार बताया जाता है कि जो इफ क्लॉज होता है या जो कंडीशनल क्लॉज होता है, स्पेलिंग सही है या गलत हो गई है, इफ जो क्लॉज होता है, ये इफ क्लॉज जो होता है अगर ये V2 में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा वाला जो क्लॉज होता है उसमें वुड के साथ हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, वुड प्लस V1 के साथ फ्रेम करते हैं। यहाँ पे बस आपको एक बात ये समझना है कि ये जो I/D लिखा है, I/D लिखा है, इसका मतलब है आई वुड, इसका मतलब ये लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इफ आई हैड, ये क्या है, हैज का पास्ट फॉर्म है, मतलब ये V2 है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, V2 है। तो अगर ये V2 है तो यहाँ वुड का इस्तेमाल होना चाहिए, अपने आप में वुड का इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, नो एरर है। क्या है, नो एरर है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का जो है चैप्टर का क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में किसी तरीके का एरर नहीं है। इसको आप कंजंक्शन में भी पढ़ते हो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का कंजंक्शन से पूरा का पूरा लेना देना है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को करेक्ट कर रहे होते हो, दो क्लॉजेस को करेक्ट कर रहे होते हो, तो बगैर कंजंक्शन के कनेक्ट तो कर नहीं सकते हो। तो इस वजह से कंजंक्शन चैप्टर में भी कंडीशनल सेंटेंसेस को थोड़ा समझना पड़ता है। अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है जो आप नीचे जो है चैप्टर एक्सप्लोर करके पढ़ाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है अनटिल, अनटिल द वर्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन, अनटिल द वर्ड लास्ट कॉमा द अर्थ विल गो राउंड द सन। देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो अनटिल जो है, अनटिल और अनलेस जो होता है वो क्या कहते हैं कि टाइम ओरिएंटेड होता है, और अनटिल आपका क्या होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है, अनटिल टाइम ओरिएंटेड है, और जो अनलेस होता है वो कंडीशन ओरिएंटेड होता है। अनटिल द वर्ड लास्ट, अब यहाँ पे देखो जो है अगर अनटिल ये टाइम ओरिएंटेड है, अनलेस ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन ओरिएंटेड है। बोला अनटिल द वर्ड लास्ट, जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी, द अर्थ विल गो राउंड द सन, तब तक वो क्या है, घूमता रहेगा। तो यहाँ पे समय की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दुनिया के खत्म होने की, बात है दुनिया के खत्म होने की। तो अनलेस द वर्ड लास्ट, तो अनटिल की जगह क्या होगा, यहाँ पे अनलेस होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या है, एक्शन बताना है। अनलेस द वर्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन, जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक वो जो है घूमता रहेगा। और जो एक बात होती है जो डायरेक्टली आपको समय बताती है, एक वो होती है जो आपको ये बताती है कि इस एक्शन के खत्म होने पे, इस एक्शन को खत्म होने पे आपके मन में ये चल रहा होगा ना, सर दुनिया जब खत्म होगी वो भी तो कोई ना कोई समय होगा। तो आपको समझना है, एक से आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर टाइम खत्म होगा, और एक होता है कि एक्शन खत्म होगा। तो टाइम खत्म होना विजिबल होता है और एक्शन खत्म होना नॉन विजिबल होता है। एक्शन थोड़ी देर चल सकता है, एक्शन थोड़ी देर जारी रह सकता है। तो देख के आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बात हो रही है दुनिया के खत्म होने की, दुनिया खत्म होगी, वो टाइम नहीं क्या बता रहा है, वो एक एक्शन है, प्रोसेस है, दुनिया खत्म होने का प्रोसेस है। तो ये एक एक्शन है कि ये एक्शन जब हो जाएगा तभी जो है वो क्या कहते हैं कि सन जो है, वो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद करेगी। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तभी चक्कर लगाना पड़ेगी। तो जब तक ये होगा नहीं, दुनिया खत्म नहीं होगी, तो पूरा का पूरा एक्शन है, दुनिया खत्म नहीं होगी। तो अनटिल की जगह यहाँ पे अनलेस की नीड है। क्वेश्चन नंबर 14 है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस चीज को देखो कि आइदर और दोनों एक साथ लिया गया हुआ है, पेयर सही है, लेकिन आप देखो कि आइदर के पास टू कॉम्प्रीहेंड लिखा हुआ है और के बाद सॉल्व लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ऐसे कर दो तो देखो जो सेंटेंस होगा कहीं ना कहीं पैरेलल होगा। वॉज एबल टू आइदर, आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो आइदर के साथ भी वर्ब आ गया और के साथ भी वर्ब आ गया,
तो इधर भी वर्ब है, इधर भी वर्ब है, तो आइदर के साथ जिस तरीके का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और के साथ भी उसी तरीके का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर होना। तो इसमें इस वाले सेक्शन में आपको आइदर को टू के बाद डालना है, आइदर को टू के बाद डालना है। क्वेश्चन नंबर 15, नो सूनर फिर से आया, डिड दिया हुआ इन्वर्जन है, ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, ही वोर सीट बेल्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन। आपको पता है नो सूनर अपने साथ THAN लेता है। कई बार क्या होता है कि व्हेन दिया होता है, कई बार कुछ नहीं दिया होता है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो जब पहला वाक्य पूरा होता है जहाँ जिसके साथ नो सूनर होता है, तो दूसरे वाक्य के स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे वाक्य के स्टार्टिंग में आपको THAN लेना पड़ता है, देन लेना पड़ता है। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन देन ही वोर सीट बेल्ट, तो यहाँ पे आपको देन लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 है द पीरियड, पीरियड बिटवीन के साथ आप टू नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, एंड लगाओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नो सूनर फिर से आ गया, नो सूनर दे हैड, यहाँ इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वर्जन लेना पड़ेगा। हैड दे रिसीव द गेस्ट देन दे बिगिन इंटरटेनिंग देम। देखो देन का इस्तेमाल है, पेयर सही है, लेकिन इन्वर्जन इस्तेमाल नहीं था, वर्ब पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए। 18वां फिर नो सूनर से है, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट गॉट अप। यहाँ पे देखो देन मिसिंग है, दूसरे वाले हिस्से में, दूसरा वाला जब क्लॉज स्टार्ट होता है उसके पहले आपको देन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल है। क्या है यहाँ पे, इन्वर्जन इस्तेमाल है। अगर यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल है तो इस हिस्से में आपको देन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नो सूनर अपने साथ देन लेता है और सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इज़ नथिंग इल्स। नथिंग इल्स के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते, नथिंग इल्स के साथ हम बट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। देखो माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ये अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे दैट की नीड नहीं है, दो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सुटेबल कंजंक्शन यही था, व्हाट आई वॉज डूइंग। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 में, टू की जगह एंड होना चाहिए। बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, बहुत अपने साथ एंड लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। देखो एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली। जब आपको बताना हो ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तब आप हार्ड का इस्तेमाल करते हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। जब आप हार्डली का मतलब हार्डली इस्तेमाल करते हो मतलब आप कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, तो ये एफर्ट ना डालने के लिए होता है और ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए होता है। तो ही स्टडीड सो हार्डली नहीं, सो हार्डली की जगह सो हार्ड होना चाहिए, सो हार्ड दैट, एक कनेक्टर और आपको डालना पड़ेगा, दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। तो ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। अब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा, यहाँ पे सो हार्डली जो लिखा हुआ है वो गलत है। 23 फिर नो सूनर है। नो सूनर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 24वां भी नो सूनर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है। देखो इन्वर्जन है, डिड आई फिनिश माई स्पीच, आई वॉज सब्जेक्टेड टू, और यहाँ पे दूसरे वाले क्लॉज स्टार्ट होने से पहले देन का इस्तेमाल नहीं है, तो आपको यहाँ देन लगाने की जरूरत है। ऑलरेडी 7-8 एग्जाम्पल नो सूनर के कर चुके हैं। नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल द बॉयज लिव द क्लास। अब यहाँ पे देखो जो दूसरा वाला वाक्य स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले आपको देन लेने की जरूरत है, इसके पहले आपको देन लेने की जरूरत है, नो सूनर। और ये जो चीज़ है ना, ये नो सूनर वाला तो यार इतने क्वेश्चन आ गए एग्जामिनेशन में ना कि प्रैक्टिस करते करते ये वाला तो याद हो जाता है। वी हैड स्केर्सली रीच द प्लेस देन, स्केर्सली के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, वेन का इस्तेमाल करते हैं। देखो स्केर्सली इस्तेमाल है। 26 है, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जेक्टिव का है। अगर किसी को एग्जेक्टिव का चैप्टर अगर याद हो, नहीं याद हो तो जाके पढ़िएगा, वहाँ आपको बताया गया था कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव साथ में इस्तेमाल करना, तो इसके साथ आप ER और देन का इस्तेमाल करते हो और इसको एज या सो एज के बीच में रखना पड़ता है पॉजिटिव डिग्री। ये दोनों पेयर करेक्ट जो है सही से इस्तेमाल करना होता है। तो एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश। आर्टिस्ट की तरह राजू उतना ही अच्छा है, अगर रमेश से ज़्यादा अच्छा नहीं है तो रमेश के बराबर तो अच्छा ही है। तो एज गुड एज साथ में आपको रखना पड़ेगा। दोनों जो आपके पॉजिटिव डिग्री वाले एग्जेक्टिव होते हैं वो भी लेना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री वाला होता है वो भी। जैसे यहाँ पे आपने कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन इस्तेमाल किया है और यहाँ पॉजिटिव डिग्री आपको पता है कि एज के साथ एज के बीच में रखते हैं जब हम इक्वल कंपेरिजन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करूं, ही इज एन एंग्शियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले। अगर 27 क्वेश्चन देखोगे,
क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखोगे तो ही इज एन एंग्शियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में इस्तेमाल तो हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नॉट ओनली के बाद देखो टू एक्वायर लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के साथ ईगर टू डिस्प्ले लिखा हुआ है। अगर मैं ईगर को इधर डाल दूं, ईगर बट ऑल्सो डिस्प्ले, ये क्या सही होगा? या इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया जाए? दोनों स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ही इज नॉट ओनली एन एंग्शियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले। तो नॉट ओनली के साथ पहले क्या हो जाएगा? नॉट ओनली के साथ पहले एन एंग्शियस आ जाएगा, जैसे बट ऑल्सो के साथ ईगर है, तो नॉट ओनली एन एंग्शियस बट ऑल्सो ईगर, फिर ईगर टू है, एन एंग्शियस टू है, आर्गू है, डिस्प्ले है, मतलब अब स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो इसको बदलने की जगह आपको इसको बदलने की जरूरत थी, तो नॉट ओनली को आपको एन एंग्शियस से पहले लाना पड़ेगा, नॉट ओनली को आपको एन एंग्शियस से पहले लाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बात करो, स्केर्सली दिया हुआ है, हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन की जगह क्या होना चाहिए? स्केर्सली के साथ वेन का इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हसन प्लेज बॉथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स, बॉथ के साथ एंड का इस्तेमाल है, एट द नेशनल लेवल। हसन प्लेज बॉथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल, क्वेश्चन में किसी तरीके का एरर नहीं है, बॉथ और एंड दोनों सही से इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ द लेटेस्ट जर्नल। देखो बट ऑल्सो के साथ विथ इस्तेमाल है और यहाँ पे भी विथ है, तो अगर इक्विप्ड को हम इधर ला दें और नॉट ओनली को इधर ला लें तो स्ट्रक्चर पैरेलल हो जाएगा। इक्विप्ड नॉट ओनली विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ द लेटेस्ट जर्नल्स, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। अगर हम इक्विप्ड को पहले ला दिए तो नॉट ओनली के साथ इधर भी विथ आ जाएगा, बट ऑल्सो के साथ उधर भी विथ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है 30th पैरेलल हो जाएगा। तो आपको करेक्शन कहाँ करना है? सेकंड वाले सेक्शन में करेक्शन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं, मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। देखो जब लिखा जाता है ना ए कॉमा बी एंड सी लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या है? फॉर द आर्मी कॉमा द नेवी एंड द एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स, अब सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से नो सूनर से स्टार्ट हो गया है, नो सूनर के साथ देखो व्हेन दिया हुआ है, देन लगाने की जरूरत है, देखते देखते पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 32, नाइदर ही और हिज वाइफ, नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल होता है, और का इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन देखो कितने आसान आसान एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। नाइदर ही नॉर हिज वाइफ हैज अराइव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी। अरे सिंपल ईजी, सिंपल का भी मतलब ईजी होता है ना, तो द प्रोसेस वॉज टू सिंपल, was too simple to understand that, उसके बाद आगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे जा, that it hardly took 5 minutes for us to grasp it। क्वेश्चन नंबर 35 है, we had hardly reached the platform। hardly के साथ when लगता है, then नहीं लगता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 है, he neither talks too much nor ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। देखो नॉर के साथ फिर ही का इस्तेमाल है, तो नीदर अगर आप पहले डाल दो, नीदर पहले डाल दो तो अपने आप में सही हो जाएगा, लेकिन नीदर के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीदर डज ही टॉक टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। ये जानबूझ के आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इन्वर्जन में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके कंजंक्शन है, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको समझ में आई बात? तो इन्वर्जन फॉर्म में लोगे, नीदर को स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा, फिर सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। इसके ए पार्ट में एरर था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं, प्रोफेसर लाल टीचर्स बॉथ हिस्ट्री एज वेल एज। बॉथ के साथ हम एज वेल एज नहीं इस्तेमाल करते, एंड इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव बॉथ द ब्लू और द ब्लैक, बॉथ के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल्सो एक्यूरेट, ऑल्सो मिसिंग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड इंग्रोसिंग। जरा ध्यान से सेंटेंस को देखना, यहाँ पे कंजंक्शन आपका एंड लगा हुआ है, इधर है इंग्रोसिंग, इधर है एब्जॉर्ब, तो इसको भी आपको पैरेलल करना पड़ता है। एब्जॉर्बिंग एंड इंग्रोसिंग होगा, पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए कंजंक्शन के लेफ्ट एंड राइट में।
क्वेश्चन नंबर 41 है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज क्रिटिक। बोथ के साथ आप एंड का इस्तेमाल करते हो, एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं करते हो। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ऑल्दो ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ऑल्दो के साथ आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो और ये सेंटेंस में जो करेक्ट कोरिलेटिव है, ऑलरेडी ये करेक्ट कोरिलेटिव है। 42 क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 43, आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट के साथ ऑल्सो लगाना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बट ऑल्सो करेक्ट, फिर सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44वां, प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी एसे बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक। तो नॉट इन हिंदी एसे नहीं होगा, नॉट ओनली इन हिंदी एसे बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक। नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। ये देखो व्हेन होता है ना, वो टाइम के रेस्पेक्ट में आता है। कंडीशन की बात जब होती है तो हम इफ़ लगाते हैं। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी इफ़ आई एम लेट, मतलब शर्त यह है अगर मैं देर हुआ, ठीक है ना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा लेकिन परेशान मत होना अगर मैं देर हुआ तो। व्हेन समय के लिए इस्तेमाल होता है, इफ़ कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात? तो 45वें में जो करेक्ट कंजंक्शन होगा वो इफ़ होगा, ना कि व्हेन होगा। सुटेबल कंजंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ये बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि कब हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं, कब हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं। व्हेन टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इफ़ कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 46 हार्डली का इस्तेमाल है। जैसे हार्डली का इस्तेमाल आप देखो व्हेन है कि नहीं है। हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल है, देखो पास्ट है। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। तो हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल है, देन का नहीं है। अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है। 46 क्वेश्चन में किसी भी तरीके का एरर नहीं है। 47 है, गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट सो यू कुड वॉर्न एनीवन बिफोर दे गेट टू द वाटर। गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट, बीच पे जाओ, टूरिस्ट को देखो। सो यू कुड वॉर्न एनीवन बिफोर दे गेट टू द वाटर। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ताकि के सेंस में इस्तेमाल करना है। तो दैट, सो दैट जैसे कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर दैट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट, बीच पर जाओ और टूरिस्ट को देखो। इस वजह से देखो ताकि यू कुड वॉर्न एनीवन, मतलब देखो ताकि तुम उन्हें वॉर्न कर सको कि कोई जो है वाटर के करीब ना जाए, कोई वाटर के करीब ना जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट कंजंक्शन आएगा वो सो दैट आएगा, ना कि सो आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू सिंस इट कुड नॉट बी हेल्प्ड। सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू बट इट कुड नॉट बी हेल्प्ड। यहाँ पे देखो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन इट कुड नॉट बी हेल्प, ये मदद नहीं किया जा सकता, ये मदद नहीं किया जा सकता। तो जो सुटेबल कंजंक्शन होगा यहाँ पे बट होगा, ना कि सिंस होगा। सिंस रीजन बताने के लिए आता है, बट कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए आता है, बट कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए आता है। तो सिंस यहाँ पे सुटेबल कंजंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, नथिंग फैंटास्टिक देयर नॉर एनीथिंग रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग। आइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 में बात करूँ, यू माइट एज वेल रीड ए नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टेयरिंग एट द सीलिंग। यू माइट एज वेल रीड ए नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टेयरिंग एट द सीलिंग। इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है, सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, नॉट ओनली जैसे आया वी सीन लिखा हुआ है, तो नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का इस्तेमाल करना होता है, ये भी ध्यान रखना होता है। नॉट ओनली वी सीन द ताली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनली टेम्पल। यहाँ पे एक बात हमको समझना है कि नॉट ओनली के साथ हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं अगर स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो, लेकिन सही मायने में देखो तो बट ऑल्सो के बाद एक टेम्पल है आर्टिकल दा के साथ, और इधर भी एक टेम्पल मेंशन है आर्टिकल दा के साथ। तो बस हम अगर इसको कुछ इस तरीके से कर दें, विशीन नॉट ओनली द ताली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनली टेम्पल। तो इसमें क्या होगा कि सेंटेंस पैरेलल हो जाएगा और हमें इन्वर्जन का इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं है। कंजंक्शन वाले जो कोरिलेटिव कंजंक्शन जब ये स्टार्टिंग में आते हैं तब इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जब मिड में आते हैं ना, और इससे अगर शुरुआत नहीं होती तो हम इन्वर्जन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। इन्वर्जन का एक चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा जिसमें इन्वर्जन की पूरी बेसिक्स आपको बताई जाएगी। 52 है, देयर वॉज ए फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग ए माइजर। देयर वॉज ए फाइन लाइन बिटवीन बीइंग ए फ्रूगल एंड बीइंग ए माइजर। बिटवीन और एंड का इस्तेमाल है, बिटवीन बीइंग फ्रूगल है एंड बीइंग ए माइजर। तो इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में नो एरर होगा। बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल हुआ है, पैरेलल स्ट्रक्चर है, बीइंग फ्रूगल है, बीइंग ए माइजर लिखा हुआ है, तो अपने आप में पूरी तरीके से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूं, द प्लेन वॉज टू
far away that it was just a dot in the sky. The plane was टू far away की जगह so far away लिखा, so that का इस्तेमाल करते हो ना, टू और that का को रिलेटिव नहीं बनता, so का that के साथ बनता है, so का that का साथ बनता है। तो द प्लेन वॉज सो फॉर अवे दैट इट वॉज जस्ट ए डॉट इन द स्काई, मतलब इतनी ज़्यादा दूर है कि वो सिर्फ स्काई में एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। सून एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रन अवे। देखो सून एज नहीं होना चाहिए, एक्चुअली लिखना क्या था, एज सून एज लिखना था, लेकिन इसका एज गायब हो गया था। तो जितना जल्दी ही उसने पुलिसमैन को देखा ही रन अवे। या फिर आप यूँ कह सकते हो, ये एज के साथ भी बनाया जा सकता है, एज ही सॉ द पुलिसमैन, एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे, ही रैन अवे। सेंटेंस अब जाके करेक्ट होगा, सेंटेंस अब जाके करेक्ट होगा। एज सुन एज के साथ बना सकते हो, एज के साथ भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूनर हैड ही कम हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर। यहाँ पे देखना सूनर कभी इस्तेमाल नहीं करता है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, नो सूनर हैड ही कम हिज कॉलिग्स देन हिज कॉलेज, फिर आपको लगाना पड़ेगा देन हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर। और इसका दूसरा और करेक्ट वर्जन हो सकता है जो आप बना सकते हो, एज सुन एज ही कम हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर। तो इसका जो सबसे सही स्ट्रक्चर बना सकते हो वो ये बना सकते हो, एज सुन एज ही कम, इसकी जगह ये सूनर हैड ही कम, ये अपने आप में ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूं, ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सा अनोदर। अब नो सूनर का इस्तेमाल है, इसके साथ व्हेन का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखना, द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज बिकॉज। द रीजन के साथ आपको पता है हम बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते, द रीजन के साथ ड्यू टू का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो 58 क्वेश्चन देखोगे, द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ, ये ड्यू टू का इस्तेमाल अपने आप गलत हो गया। अब ड्यू टू यहाँ पे भी रीजन बता रहे हो, फिर यहाँ पे भी रीजन बता रहे हो, तो गलत है। द रीजन के साथ बिकॉज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, द रीजन के साथ ड्यू टू भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये रहे तकरीबन 58 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पिछले सालों में पूछे गए हैं। आई होप कि बहुत सारा जो है आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। और कंजंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उतना सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन ओपन होगा। एक दो चीज़ें मिस हो जाती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त वो सारा का सारा कवर हो जाता है।